तो आज टॉपिक शुरू करते हैं बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, और इसमें से क्वेश्चन काफी मिल जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे भाई मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में। मैग्नेटिक फ्लक्स, देखिए जिस तरह से हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन किया था कि किसी पर्टिकुलर एरिया से गुजरने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की संख्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाती है, ऐसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स को हम क्या डिफाइन कर सकते हैं? द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, the number of magnetic field lines, magnetic field lines passing through an area, passing through an area perpendicularly, perpendicularly is called magnetic flux. तो जहां भी ये वर्ड आएगा ना फ्लक्स, इसका मतलब यही होगा कि वो कुछ संख्या की बात कर रहा है, किसी रेखाओं की संख्या की बात कर रहा है। अब जैसे मान लीजिए ये कोई सरफेस है अपने पास, और इसके अंदर से कुछ ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजर रही हैं, बी, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। और इसका जो सरफेस हमने बनाया है, इसका खुद का भी एक एरिया वेक्टर है ना, इसका क्षेत्रफल सदिश है जो वेक्टर ए है फॉर एग्जाम्पल। तो इस केस में इसका जो फ्लक्स आएगा, सो दैट फ्लक्स, इसको फाई बी से डिनोट करते हैं, इट विल बी बी टाइम्स ए, यानी मैग्नेटिक फील्ड और एरिया दोनों का प्रोडक्ट है। लेकिन अगर सपोज करें एरिया कुछ और हो, डायरेक्शन कुछ और हो, और फील्ड की डायरेक्शन कुछ और हो, ये फील्ड है फॉर एग्जाम्पल, तो फील्ड इस तरफ है, एरिया इस तरफ है, और दोनों के बीच में एंगल है सपोज थीटा, तो आप बी का एक कंपोनेंट बना सकते हैं ए की दिशा में, है ना। तो मैंने ये बी बनाया यहाँ पर, और यहाँ पे ए था, और ये एंगल था थीटा, तो अब बी का कंपोनेंट ए की दिशा में क्या होगा भाई? बी कॉस थीटा। सो इन दिस केस व्हाट विल बी द फ्लक्स? सो फ्लक्स विल बी बी कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय ए, और इसको हम लिख सकते हैं फाई बी इक्वल्स टू बी ए कॉस थीटा, राइट। तो इसी को हम ये भी कह सकते हैं फाई बी इक्वल्स टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, बी डॉट ए। अच्छा, अब बात करते हैं इसकी यूनिट की, यूनिट ऑफ फाई बी। तो यहां से हम लोग देख सकते हैं बी होता है किसमें? टेस्ला में, और एरिया मीटर स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं टेस्ला मीटर स्क्वायर। और दूसरा, इसको हम लोग वो भी कहते हैं वेबर, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड वेबर या मैक्सवेल। मैक्सवेल इसका सीजीएस यूनिट है, और वेबर इसका एसआई यूनिट है। अब बात करते हैं इसकी डायमेंशन की। देखिए हमने कहा फाई है बी इंटू ए, बी होता है एफ अपॉन आई एल इंटू ए। एफ कितना हुआ? एम एल टी माइनस टू मल्टीप्लाइड बाय एरिया कितना हुआ? एल स्क्वायर अपॉन ए मल्टीप्लाइड बाय एल, ये एल से एल कैंसिल हुआ, सो एम एल स्क्वायर टी माइनस टू ए माइनस वन, ये इसकी डायमेंशन।
ठीक है बिल्कुल। तो फ्लक्स का कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना? मैं एक एग्जांपल लेता हूं पहले। ये एक स्क्वायर है जिसकी साइड है 5 सेंटीमीटर, और इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजर रही हैं जिसका मैग्नीट्यूड है 0.2 इंटू 10⁻³ टेस्ला। आपको फाइंड करना है इसमें से गुजरने वाला फ्लक्स कितना आएगा, पाई बी कितना आएगा। एक बार आप लोग कैलकुलेट करिए। हम- (10⁻⁻5) बता रहे हैं। एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए इसका इसका जो साइड है ना वो 5 सेंटीमीटर है, तो आप इसको कह सकते हैं 5 × 10⁻⁻2 मीटर, है ना? तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? A equals to A square, that is 25 × 10⁻⁻4 meter square. Okay. Now what is the flux? फ्लक्स होती है बी ए। सो बी दिया है 0.2 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाय एरिया कितना है अपने पास 25 इंटू 10⁻⁻4। So it is 5 into 10⁻⁻1. So it will be 0.5 Weber. ये आ जाएगा 5 E। एक और क्वेश्चन है। एक्स वाई जी, और यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर शेप है जिसकी लंबाई है 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 3 सेंटीमीटर, राइट? और मैग्नेटिक फील्ड दी हुई है B इक्वल्स टू 3B0 K कैप। Come in, please. 3B0 K cap. So what you have to find is find flux through the rectangle. Flux through the rectangle. तो फ्लक्स के लिए आपको क्या चाहिए भाई? इसका एरिया वेक्टर चाहिए होगा। तो आप पहले इसका एरिया वेक्टर निकालिए, उसके बाद इनका डॉट प्रोडक्ट करिएगा। फोर्टी फाइव बी नॉट। चलिए चेक कर लेते हैं। पहले तो ये बताएं इसकी लंबाई क्या होगी। एल होगा 5 × 10⁻⁻2 आई कैप, क्योंकि एक्स की डायरेक्शन में। और वेक्टर बी इसका जो चौड़ाई होगी वो होगा 3 × 10⁻⁻2 जे कैप।
व्हाट इज द एरिया? एरिया होता है एल क्रॉस बी। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 15 इंटू 10⁻⁻4 और आई क्रॉस जे। आई क्रॉस जे क्या होता है? के। तो 15 इंटू 10⁻⁻4 के क्या? मीटर स्क्वायर। अच्छा, बी हमें दिया हुआ है ऑलरेडी। तो फ्लक्स कितना आएगा भाई? फाइव बी इक्वल्स टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। जब आप इनको डॉट करेंगे 15 इंटू 10⁻⁻4 के कैप डॉट 3b0 के कैप। तो जब के से के को डॉट किया जाएगा तो वो 1 हो जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 45 इंटू 10⁻⁻4 वी नॉट टेस्ला टेस्ला मीटर स्क्वायर। तो ये आपका आंसर है। चलिए भाई, इसके बाद बात करते हैं। देखिए, क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि एक वायर है इनफाइनाइटली लॉन्ग जिसमें करंट आई जा रहा है, और इसके पास में ना एक स्क्वायर लूप रखा हुआ है, और इसकी जो दूरी है वो ए है, और इसकी लंबाई है एल। राइट? अब सोचिएगा ध्यान से, ये दोनों इस बोर्ड के प्लेन में रखे हुए हैं। राइट? तो ये बताइए, इस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी, उस मैग्नेटिक फील्ड का कितना हिस्सा, कितनी रेखाएं इस लूप से गुजर रही होंगी? तो द क्वेश्चन इज, फाइंड मैग्नेटिक फ्लक्स, फाइंड मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर लूप, थ्रू द स्क्वायर लूप। अच्छा, आप इमेजिन कर सकते हैं, देखो, इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड रही होगी ना, अगर इसके अंदर कोई पॉइंट मान लिया जाता, तो वहां पे कैसे होती फील्ड? अंदर की तरफ, है ना, राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग। अब वो जो अंदर की तरफ फील्ड है, क्या वो सब जगह सेम है? वो तो बदल रही है। और जब इस तरह से वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड आती है, तो आपको एक छोटा एरिया कंसिडर करना पड़ता है। तो मैं क्या करूंगा, यहां पे एक छोटा मैं स्ट्रिप मान ले रहा हूं। एक स्ट्रिप मैंने लिया। ये स्ट्रिप इतना पतला है कि ये एक बस रेखा के बराबर है। इसकी थिकनेस मान लीजिए कितनी है? dx। और इसकी जो दूरी है वायर से, वो सपोज x है। तो ये जो स्ट्रिप थी, इसके ऊपर कोई पॉइंट मैंने p मान लिया। तो इस पी पॉइंट से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या निकालनी है पहले मुझे। उसके बाद में उसको इंटीग्रेट करो। तो पहले पी से गुजरने वाली मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, वो देखते हैं। सो मैग्नेटिक फील्ड एट पी, ड्यू टू ड्यू टू द करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग वायर। अच्छा जी, अब वो कितनी आएगी फील्ड देखते हैं। सो दैट फील्ड इज बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन एक्स, है ना, और वो इनसाइड होगी, अंदर की तरफ।
इसके अलावा इस छोटी स्ट्रिप से गुजरने वाला फ्लक्स कितना आएगा? सो मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द स्मॉल एरिया थ्रू द स्मॉल एरिया। अब ये जो एरिया है छोटा सा हमने बनाया है, इसकी जो लंबाई है वो तो dx है और चौड़ाई इसकी l है, या फिर लंबाई l है चौड़ाई dx है, वो आपकी मर्जी है। तो ये जो एरिया है, छोटा एरिया dA, इसकी वैल्यू कितनी है भाई? l इंटू dx। तो इससे गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा? इस फ्लक्स को मैं कह रहा हूं डी फाई बी, है ना? क्या होगा? b इंटू बी ए, दैट विल बी म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I अपॉन x मल्टीप्लाइड बाय डी ए कितना हुआ? एल डी एक्स। सो बेसिकली डी फाई बी हमें मिला म्यू नॉट आई एल अपॉन 2 पाई x डी एक्स। अब बात आती है कि भाई पूरे एरिया से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा? सो मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द एंटायर एरिया थ्रू द एंटायर एरिया, सो दैट फ्लक्स विल बी द इंटीग्रेशन। आप कहां से कहां तक वेरी कराओगे स्ट्रिप को? हम्म, ये स्ट्रिप सबसे पहले तो यहां आएगी ए पर, और सबसे एंड में कहां जाएगी? यहां पर। तो यानी उस केस में ये आएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू ए प्लस एल, और बाकी म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई एल अपॉन एक्स इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे जो टर्म्स कांस्टेंट है उनको हम बाहर लिख लेते हैं। सो म्यू नॉट बाहर आ जाएगा, आई एल बाहर आ जाएगा, अपॉन 2 पाई, एंड द इंटीग्रल फ्रॉम ए टू a plus l 1 upon x dx. So what is the integral of 1 upon x? log x हो जाएगा, या ln x कह सकते हैं, फ्रॉम a टू a plus l। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो म्यू नॉट आई एल अपॉन 2 पाई log a plus l minus log a, and that will be mu naught I L upon 2 pi into log a plus L upon a. So this will be your फाइनल आंसर। आप चाहें तो ए को दोनों के नीचे रख सकते हैं, उससे भी आंसर और चेंज हो सकता है।
ये भी चलिए, अब हम बात करते हैं फ्लक्स में चेंज, है ना? फ्लक्स में चेंज कैसे होगा? सो चेंज इन फ्लक्स। अब क्योंकि हमारे पास फाइ बी का जो फॉर्मूला है, दिस इज बी ए कॉस थीटा, है ना? तो फाइ के अंदर ना तीन चीजें हैं, मैग्नेटिक फील्ड है, एरिया है और एंगल है थीटा। इन तीनों में से किसी एक में भी अगर चेंज हुआ तो फाइ चेंज हो जाएगा, है ना? तो पॉसिबल है कि बी टाइम डिपेंडेंट हो, टाइम के साथ बदल रहा हो तो फाइ चेंज हो जाएगा। एरिया बदल रहा हो तो भी ये चेंज हो सकता है। थीटा बदल रहा हो तो भी चेंज हो सकता है। तो यानी कि इन तीनों में से कोई एक चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज हो जाएगी। अगर दोनों में से कोई, तीनों में कोई दो चेंज हो जाए एक साथ, बी भी चेंज हो जाए, ए भी चेंज हो जाए, तो भी फ्लक्स में चेंज आएगा। एरिया चेंज हो जाए और थीटा चेंज हो जाए तब भी चेंज आएगा। थीटा या बी चेंज हो जाए तो भी चेंज आएगा, या फिर तीनों ही चेंज हो रहे हो साथ साथ, है ना? तो बेसिकली हम कह सकते हैं दिस मैग्नेटिक फ्लक्स कैन बी चेंज्ड can be changed if any one of the three components any one of the three components change with time। ठीक है। अच्छा, पहले बात कर लेते हैं, इफ बी इज चेंजिंग, अगर बी चेंज हो रहा है तो हम कह सकते हैं बी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, है ना? बी इक्वल्स टू बी टी, मतलब बी टाइम पे डिपेंड कर रहा है। सो इन दिस केस फाइ बी जो था हमारा, विच इज बी ए कोसाइन थीटा, दिस इज नथिंग बट बी वेरिएबल है, ए कांस्टेंट है, थीटा कांस्टेंट है। सो व्हाट इज डी फाइ अपॉन डी टी? इट विल बी डी बी अपॉन डी टी मल्टीप्लाइड बाय डी बी अपॉन डी टी इंटू ए कॉस थीटा। ये दोनों टर्म्स कांस्टेंट थे। ऑन द अदर हैंड, इफ ए इज चेंजिंग, अगर एरिया चेंज हो रहा है तो क्या होगा? A equals to 80. So in this case, phi b, which is BA cosine theta, इसका d phi b अपॉन dt, ये कितना आएगा भाई? v dA अपॉन dt cos theta। और तीसरा केस, if theta is changing, then in this case theta is a function of time, तो हम कह सकते हैं d phi b अपॉन dt BA इंटू माइनस साइन थीटा इंटू डी थीटा अपॉन डी टी। क्योंकि फंक्शन टाइम का है, थीटा का नहीं है, तो पहले हमने बेशक थीटा को डिफरेंशिएट कर दिया, बट उसका डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा आएगा। तो ये टर्म बना माइनस बी ए साइन थीटा डी थीटा अपॉन डी टी। चौथा केस हो सकता है, इफ बी एंड ए आर चेंजिंग, यानी बी भी टाइम के साथ डिपेंड कर रहा है और ए भी कर रहा है। तो इस केस में फाइ बी जो होगा हमारा बी ए कॉस थीटा। तो देखिए, यहाँ पे दो फंक्शंस हैं, दो वेरिएबल्स हैं जो एक साथ चेंज हो रहे हैं, एक तो बी है और एक ए। तो मैं जब इसको डिफरेंशिएट करूंगा डी फाइ बी अपॉन डी टी, तो इसमें जो बी वाला टर्म है वो वेरिएबल था, कॉस थीटा को मैं बाहर लिख ले रहा हूँ, ये कांस्टेंट है। नाउ यहाँ पे आप लगाएंगे प्रोडक्ट रूल, सो बी एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ ए प्लस ए एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ बी। उस केस में ये कंडीशन बनी। क्या होगा अगर एरिया और थीटा कांस्टेंट वेरिएबल हो जाए? इफ ए एंड थीटा आर वेरिएबल, so phi b is again ba cos theta, तो d phi b upon dt equals to
बी कांस्टेंट था, बाहर आ गया। ए एज इट इज, cos थीटा का डेरिवेटिव इज माइनस साइन थीटा डी थीटा अपॉन डी टी प्लस cos थीटा एज इट इज डी ए अपॉन डी टी। एंड नेक्स्ट केस हो सकता है if b and theta are changing, so in this case phi b is ba cos theta। और मैं कह रहा हूं कि b और थीटा यहाँ पे वेरिएबल हैं, a को कांस्टेंट लिया गया है, तो d phi b अपॉन dt विल बी, a को हमने बाहर लिखा, so b as it is derivative of cos theta which is minus of sin theta into d theta upon dt plus cos theta as it is derivative of b which is db upon dt। ठीक है ना, तो ये केसेस हुए हैं अच्छे। एक केस और हो सकता है जिसमें तीनों ही वेरिएबल है। चलिए इसको नोट कर लीजिए।
देखिए, अब बात करते हैं जब तीनों ही चेंज हो रहे हैं एक साथ। If B, A, and theta all are changing, so in this case, क्योंकि phi b था अपने पास, बी ए कोसाइन थीटा, तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, तो मैं क्या करूंगा, ए कॉस थीटा को एक सिंगल एंटिटी मान ले रहा हूँ, एक सिंगल नंबर मान ले रहा हूँ उसको। तो जब इसका डिफरेंशिएशन होगा डी फाई बी अपॉन डी टी, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड विच इज ए कॉस थीटा, प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट विच इज डी बी अपॉन डी टी। सो बी टाइम्स इसका डेरिवेटिव क्या होगा, ए एज इट इज, डी अपॉन डी टी ऑफ कॉस थीटा, प्लस कॉस थीटा एज इट इज, डी ए अपॉन डी टी, प्लस ए कॉस थीटा इंटू डी बी अपॉन डी टी। तो और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सो इट विल बी बी ए इंटू कॉस थीटा का डेरिवेटिव इज माइनस साइन थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी, प्लस बी कॉस थीटा डी ए बाई डी टी, एंड प्लस ए कॉस थीटा डी बी अपॉन डी टी। तो बेसिकली हम इसको लिख सकते हैं माइनस बी ए साइन थीटा डी थीटा अपॉन डी टी, प्लस बी टाइम्स डी ए अपॉन डी टी इंटू कॉस थीटा, प्लस ए कॉस थीटा इंटू डी बी अपॉन डी टी। तो ये हमारे पास एक जनरल केस बने, ठीक है भाई। तो यहीं से हम लोग बात करेंगे अब फैराडेज लॉ की। तो फैराडेज लॉ ये कहता है कि जब किसी फ्लक्स में, किसी कॉइल से लिंक फ्लक्स में चेंज होता है, तो उसके अंदर एक ईएमएफ जनरेट हो जाती है, और वो ईएमएफ डिपेंड करती है उसके रेट ऑफ चेंज पर, यानी फ्लक्स का चेंज कैसे हो रहा है। ठीक है, तो अगला टॉपिक वही पढ़ेंगे, ये नोट कर लीजिए। चलिए भैया, अब बात करते हैं फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो पहले इसका स्टेटमेंट समझ लेते हैं, उसके बाद थोड़ा समझते हैं और आगे इसको। सो वेन एवर whenever the magnetic flux linked to a coil, whenever the magnetic flux linked to a coil changes, an EMF is induced, an EMF is induced in the coil. This phenomenon is called
This phenomenon is called electromagnetic induction. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये तो बात कही फैराडे ने। अब ये जो चेंज हो रहा है, ये किसकी वजह से हो रहा है? ये तीनों में से किसी एक की वजह से भी हो सकता है, जो हमने अभी डिस्कस किया। तो अब ये जो ईएमएफ है उसकी वैल्यू कैसे दी जाती है? द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज गिवन बाय द इंड्यूस्ड ईएमएफ is given by E equals to minus of n d phi b upon dt। ये है इसका फॉर्म, माइनस ऑफ एन डी फाई बी अपॉन डी टी। यहाँ पर जो n है, दिस इज द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। देखिए, इसको ऐसे समझ सकते हैं। मान लेते हैं एक यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, या हम यूं कहें कि एक मैग्नेट है, और इसके पास हमने एक कॉइल रखी हुई है ऐसे, और इसमें मैंने सिर्फ एक गैल्वेनोमीटर लगा रखा है। ठीक है, कोई सोर्स नहीं है यहाँ पे एनर्जी का। तो क्या करना है आपको, ये जो चुंबक है इसको आप मूव कराइए इसके पास, और वापस लेके आइए। मतलब आप इसको मूव कराएं, रिलेटिव मोशन कराएं इसके अंदर। तो क्या होगा कि ये जो नॉर्थ पोल था, यहां से निकलने वाली बल रेखाएं ऐसे आ रही होंगी। अच्छा, और भी आ रही होंगी रेखाएं ऐसे ना। तो आप सोचिए, अच्छा, जब ये जो मैग्नेट है वो इस कॉइल के पास लाई जाएगी, तो ये जो रेखाएं हैं इससे गुजरने वाली, वो बदल रही होंगी ना। जब इसको दूर लेके जाएंगे तो भी ऐसा होगा। तो हम कह सकते हैं, इन द फिगर, इन द अबव फिगर, when there is a relative motion, there is a relative motion between the magnet and the coil, between the magnet and the coil, then magnetic flux, magnetic flux linked with the coil changes, with the coil changes, है ना, which produces an EMF in the coil। ठीक है ना। तो ये जो प्रोसेस हुआ है, ईएमएफ का इंडक्शन हुआ है, वो किसकी वजह से हुआ है भाई? रिलेटिव मोशन की वजह से। और ऐसा जरूरी नहीं कि आप इस चुंबक को ही मूव कराएं, आप चुंबक को रोक सकते हैं और कॉइल को मूव करा सकते हैं। इसको आप टू एंड फ्रो मोशन करा सकते हैं, राइट। दोनों ही केस में फ्लक्स का चेंज आएगा और दोनों ही केस में ईएमएफ जनरेट हो जाएगी। लेकिन अगर आप इस मैग्नेट को इसके पास लाके छोड़ दें, मोशन ना करें, तो फिर अब फ्लक्स का चेंज नहीं होगा, है ना। जब फ्लक्स का चेंज नहीं होगा तो क्या होगा? ईएमएफ जनरेट नहीं होगी। चलिए नोट कर लीजिए इसको। जी। यही कॉन्सेप्ट है। अभी बताऊं, स्पीड बहुत ज्यादा हो गई धीरे धीरे। देखिए, एक मेटल का पाइप लेते हैं, ठीक है, जस्ट लाइक कॉपर। ठीक है, यहाँ पे एक मैग्नेट लेते हैं, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजर रही होंगी ऐसे, है ना। अब सपोज करें, अच्छा, इसके अंदर लाइंस तो और भी होंगी, हमने तो कुछ ही बनाई है।
आपने इस मैग्नेट को इसमें छोड़ दिया, ठीक है। सोच के देखो। अच्छा, जिस समय मैग्नेट यहां होगा तो इससे गुजरने वाली जो बल रेखाएं होंगी उनकी संख्या बदल रही होगी, है ना। जैसे जैसे नीचे जाएगा वैसे वैसे इसकी संख्याएं बदल रही होंगी। जब संख्याएं बदल रही होंगी, ये संख्याएं किससे गुजर रही है? पाइप से। तो क्या पाइप को आप, क्योंकि पाइप कंडक्टर भी है, कॉपर का पाइप है, तो क्या होगा, इसके अंदर एक सर्कुलेटिंग करंट स्टार्ट हो जाएगा जिसको बोलते हैं एडी करंट। और उस एडी करंट की वजह से इसकी स्पीड कम हो जाएगी नीचे आने की। ये नीचे देरी से आएगी, एकदम से नहीं आएगी। हाँ, अगर वो स्प्रिंग आप वैसा ले लें कि जिसमें कोई मैग्नेटिक फील्ड पहले से हो और उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस पर एक फोर्स लगे और वो फोर्स इसकी गति को बढ़ाए, तो फिर तेजी से नीचे आ जाएगा। ठीक है। तो ये किसकी वजह से हो रहा है? अभी मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से। और जो करंट इसके अंदर इंड्यूस हुआ है वो कौन सा है? एडी करंट। उसको एडी करंट कहते हैं, भंवर धाराएं कहते हैं हिंदी में। हो गया भाई। तो पहली बात तो ये हो गई कि ईएमएफ का जो फॉर्मूला है -n d phi/dt। अब ये जो d phi/dt है वो कैसे भी आ सकता है, वो बी के चेंज होने से या ए के चेंज होने से या थीटा के चेंज होने से आ सकता है। अब क्योंकि ईएमएफ इंड्यूस हुआ है तो एक करंट भी इंड्यूस होना चाहिए। इंड्यूस्ड करंट, देखिए आप जानते हैं जो करंट होता है ना वो E/R होता है। और E कितना था अपने पास? n d phi/b/dt डिवाइडेड बाय R। सो बेसिकली करंट आएगा n/R इंटू d phi/b/dt। ठीक है, तो ये आपका आ गया इंड्यूस करंट। ऐसे ही हम बात कर सकते हैं किसकी? इंड्यूस्ड चार्ज की। देखिए उसके लिए हम बात करते हैं, I होता है dq/dt, राइट। तो यहां से dq कितना आएगा? I dt। सो dq इक्वल्स टू, I की वैल्यू थी n/r इंटू d phi/dt मल्टीप्लाइड बाय dt। आप चाहें तो इसको dt को कट कर सकते हैं, तो dq की वैल्यू कितनी आएगी? n/r इंटू d phi b। फॉर एवरेज वैल्यू, फॉर एवरेज चार्ज, क्या लिख सकते हैं आप इसमें? आप इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन फ्रॉम q1 टू q2 इज इक्वल टू n/r इंटीग्रेशन फ्रॉम phi1 टू phi2 इंटू d phi। सो व्हाट इज dq का इंटीग्रेशन? q फ्रॉम q1 टू q2 इक्वल्स टू n/r। d phi का इंटीग्रेशन phi फ्रॉम phi1 टू phi2। तो यहां से कितना आएगा? q2 माइनस q1 इक्वल्स टू n/r इंटू phi2 माइनस phi2। तो ये कितना हुआ भाई लेफ्ट में? डेल्टा क्यू। डेल्टा क्यू इक्वल्स टू n/r इंटू डेल्टा फाई। ये अपने पास चार्ज और फाई का रिलेशन आ गया। अच्छा, ये तो बात हुई भाई इंड्यूस चार्ज और इंड्यूस करंट की। अब हम बात करते हैं इसमें फैराडे का सेकंड लॉ। फैराडेज सेकंड लॉ, और इसको हम लेंज लॉ भी कहते हैं। लेंज लॉ। ये नियम कहता है कि जब कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल पैदा हो रहा है या इंड्यूस ईएमएफ पैदा हो रही है, तो उसके अंदर बहने वाली धारा या करंट की दिशा ऐसी होती है कि वो उस कारण का विरोध करती है जिससे वो स्वयं उत्पन्न हुई। मतलब जब वो चुंबक को हम इसके पास ला रहे थे, तो ये करंट इस तरह से उसको अपोज करेगा कि वो उसके आने को अपोज कर रहा है। मतलब जो चुंबक आ रही है उसके पास, उसको रोकने की कोशिश कर रहा है या रिपेल कर रहा होगा। और जब वो दूर जा रहा होगा तो उसको पास लाने की कोशिश करेगा।
ये लेंस लॉ, तो हम कह सकते हैं द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट is such that is such that it opposes the cause produces it। ठीक है, तो ये उस कॉज का अपोज कर रही है जो इसको खुद से पैदा कर रही है। अच्छा, जैसे मैं एक लूप को अगर इमेजिन करूं और यहाँ पे एक चुंबक मान ले रहा हूँ, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, और ये चुंबक इसकी तरफ लाई जा रही है विद सम वेलोसिटी v। तो ये जो कॉइल थी इसमें करंट नहीं था फिलहाल, तो इसमें करंट कैसे पैदा होगा? अब ये सोचिए कि एस वाले को अपोज कौन कर सकता है? एस, इसके अंदर एस बना लो, है ना, और इसके दोनों तरफ ऐसे एरो बना दिया, फिर इसमें करंट फ्लो करने लग जाएगा। अगर आप इसको दूर ले जाएं तो, यानी अब ये दूर जा रहा है तो क्या होगा, ये इसको पास बुलाना चाहेगा, पास के लिए कौन बुलाएगा इसको? एन, तो इसमें करंट ऐसे फ्लो कर जाएगा। बस यही लेंस लॉ। चलिए भी अब क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन करने के लिए ध्यान दीजिएगा। क्योंकि हमने ईएमएफ को डिफाइन किया है माइनस ऑफ एन डी फाई बी अपॉन डी टी। तो फॉर एवरेज ईएमएफ, आप इसको लिख सकते हैं E इक्वल्स टू माइनस ऑफ एन डेल्टा फाई बी अपॉन डेल्टा टी, और इसी को लिखा जा सकता है माइनस ऑफ एन डेल्टा बी ए कॉस थीटा अपॉन डेल्टा टी। अब इनमें तीनों में जो भी चेंज हो रहा हो उसके ऊपर डेल्टा लग जाएगा। मान लीजिए अगर बी चेंज हो रहा है तो क्या लिखेंगे? माइनस ऑफ एन डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी मल्टीप्लाइड बाय ए कॉस थीटा, है ना। या ईएमएफ को लिख सकते हैं माइनस ऑफ एन
इसमें ए कांस्टेंट रख लीजिए और डेल्टा बी को चेंज करा दीजिए, डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी कॉस थीटा। और इसके अलावा E इक्वल्स टू माइनस ऑफ एन, बी और ए दोनों ही चेंज हो जाए, मतलब दोनों ही फिक्स रहें, और कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन अपॉन डेल्टा, ऐसा कुछ भी आप बना सकते हैं। चलिए मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसे आप ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन है अ कॉइल with an average diameter with an average diameter of 0.02 meter is placed perpendicular to a magnetic field of 6000 Tesla. If the induced EMF is 11 volts, when the magnetic field changes to 1000 Tesla in 4 seconds. The question is find number of turns in the coil. Number of turns in the coil. अच्छा सवाल है और थोड़ा कैलकुलेटिव है, एक बार ट्राई कीजिएगा। सबका आंसर आया अभी?
देखो आपको क्या क्या दिया हुआ है। शुरू में हमें दिया है डायमीटर इसका ना, तो रेडियस कितना हो जाएगा? 0.01 मीटर। इसके अलावा मैग्नेटिक फील्ड पहले वाली कितनी है? 6000। और बाद में मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जा रही है? 1000। और टाइम कितना लग रहा है? 4 सेकेंड। आप जानते हैं यहाँ पे बी चेंज हुआ है ना, डेल्टा बी कितना हुआ? B2 माइनस B1 कितना हुआ? -5000। और आपको पता है ईएमएफ का फॉर्मूला -N डेल्टा बी ए अपॉन डेल्टा टी, क्योंकि यहाँ पे थीटा तो 0 डिग्री है, परपेंडिकुलर रखा है, तो एरिया वेक्टर विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ई कितना है अपने पास? 11 इक्वल्स टू माइनस ऑफ एन, डेल्टा बी हो गया -5000, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर अपॉन टाइम कितना है? 4 सेकेंड। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 11 × 4 अपॉन 5000 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर हो गया आपका 0.01, यानी इसको आप बोल सकते हो 10⁻²। तो 10⁻⁴ ये आपका है ना? इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 14/5000 इंटू 1 2 3 4 इक्वल्स टू एन। 1 2 3 1 2 3 5 में 10 14 दूनी 28। एन इक्वल्स टू 20। चलिए देखिए अगला सवाल। द मैग्नेटिक फ्लक्स द मैग्नेटिक फ्लक्स threading a metal ring varies with time varies with time t according to phi b equals to 3 times at cube minus bt square Tesla meter square, with a equals 2 and b equals 6. Resistance of the ring resistance of the ring is 3 ohm. Now the question is, find maximum current induced in the ring during the interval from t equals 0 to t equals
2 सेकेंड। वेरी गुड, 6 मिनट। पहले ईएमएफ निकालिए, फिर उसके बाद करंट निकालिए, और फिर करंट को आपने डिफरेंशिएट करना है मैक्सिमम के लिए। देखिए, पहले मैंने क्या किया, इसका डिफरेंशिएशन किया, है ना। सो व्हाट इज डी फाइव बी अपॉन डी टी। देखिए, थ्री कांस्टेंट था, बाहर रख दिया मैंने इसको। 80 क्यूब का डेरिवेटिव कितना आएगा? 380 स्क्वायर माइनस 2 बीटी, है ना। और अब चाहे तो ए और बी की वैल्यूज रख सकते हैं, चाहे तो बाद में रख सकते हैं। तो ईएमएफ कितना हुआ अभी? इसमें नंबर ऑफ टर्न्स इसने नहीं बोला है, तो एक ही मान लीजिएंगे। तो इट इज डी फाइव अपॉन डी टी माइनस का, सो विल बी माइनस ऑफ 3 into 380 स्क्वायर माइनस 2 बीटी। अब आते हैं इंड्यूस्ड करंट पे। इंड्यूस्ड करंट, अच्छा, इंड्यूस्ड करंट होता था I इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ अपॉन आर। तो मैग्नीट्यूड चाहिए, आप माइनस यहां से हटा दीजिए। सो इट इज 3 into 380 स्क्वायर माइनस 2 बीटी डिवाइडेड बाय 3। ये 3 से 3 कैंसिल हुआ, तो बेसिकली I अपने पास आ जाता है 380 स्क्वायर माइनस 2 बीटी। अब ये जो करंट है, इसको करना है मैक्सिमाइज, मतलब इसका डिफरेंशिएशन करना है। व्हाट इज डी आई अपॉन डी टी? 680 माइनस 2 बी, राइट। अच्छा, इसके अलावा आप जानते हैं, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा क्या होना चाहिए भाई? डी आई अपॉन डी टी जीरो होना चाहिए। तो यहां से 680 माइनस 2 बी जीरो आया, तो टी की वैल्यू कितनी आई? 2 बी अपॉन 6 ए, दैट इज बी अपॉन 3 ए। अच्छा, वैल्यू रख दो बी की। बी की कितनी वैल्यू है? 6 अपॉन 3 into 2, दैट इज 6/6, एंड दैट विल बी 1। तो 1 सेकंड पर, है ना, इसने 0 से 2 तक पूछा है हमसे। तो अब एक काम करते हैं, 1 सेकंड पर करंट निकाल लेते हैं कितना आएगा। सो एट टी इक्वल्स टू 1 सेकेंड, आई कितना आ जाएगा? 3 ए माइनस 2 बी।
सो 3 into 2 -2 into 6, तो 6 - 12 दैट इज -6। अच्छा, हमने क्योंकि यहाँ पे मॉड ले लिया था, इस वजह से वो माइनस का फर्क आ रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे मॉड मत लीजिए, चाहे तो इसको माइनस ही रखिए। t/r, तो यहाँ पे माइनस रहेगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये तो सेम ही आएगा। सो -3a + 2b, -6 + 12 + 6। ठीक है। अच्छा, आपको ये भी चेक करना है कि ये करंट मैक्सिमम होगा या नहीं होगा। तो मैक्सिमम के लिए आप इसको दोबारा डिफरेंशिएट करिए, d2i अपॉन dt²। ये कितना आ रहा है? -6a, a का वैल्यू था 2, so it is -12, which is less than 0. This means that I is maximum. चलिए note करते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन कहता है, a wire of length a wire of length L in the form of a square, in the form of a square loop, lies in a plane, lies in a plane normal to a magnetic field, normal to a magnetic field B. If this wire is converted into a circular loop in time t naught, then find average induced EMF। अच्छा सवाल है, नीट के लेवल का सवाल है, एक बार ट्राई कीजिए। पर क्या चेंज हो रहा है यहाँ पे? एरिया चेंज।
जी। इसका आंसर बेटा ये आ रहा है, वी नॉट एल स्क्वायर अपॉन 16 पाई टी नॉट इंटू 4 - 5। लिख नहीं आ रहा है तो देखिए पहले क्या किया है, एक वायर की लंबाई एल है, उसको आपने स्क्वायर लूप में कन्वर्ट किया। पहले तो ये सिचुएशन क्या है उसको देख लेते हैं। यहाँ पे एक स्क्वायर लूप था, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया किसमें, एक सर्कल में। अब पहले तो बात करते हैं पहले स्क्वायर लूप। स्क्वायर लूप को, टोटल लेंथ एल को स्क्वायर लूप बना दिया गया। तो बताइए इसका पेरीमीटर क्या रहा होगा, इसका पेरीमीटर रहा होगा एल, और इसकी साइड अगर ए है सपोज, तो इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 4a, सम ऑफ ऑल साइड्स। सो ए कितना हुआ, एल अपॉन 4। इसका एरिया कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर यानी एल स्क्वायर अपॉन 16, राइट। अब ऐसे ही उस लंबाई एल को हमने बना दिया है एक सर्कल। तो अगर हम सर्कल की बात करते हैं, तो सर्कल का सर्कमफेरेंस कितना आएगा, सर्कमफेरेंस आएगा 2 पाई आर, और वो किसके बराबर है, एल के। तो यहां से आर कितना हुआ, एल अपॉन 2 पाई। इसका एरिया कितना हो जाएगा, ए टू इज पाई आर स्क्वायर, यानी पाई एल स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल हुआ, तो एरिया 2 हमें मिला, एल स्क्वायर अपॉन 4 पाई। अब बात आती है कि फ्लक्स कितना हुआ, या फ्लक्स में चेंज कितना हुआ, डेल्टा फाइव। क्योंकि जाहिर है यहाँ पे एरिया ही चेंज हो रहा है, तो बी तो कांस्टेंट रहेगा, तो बी नॉट टाइम्स ए टू माइनस ए वन, दैट इज बी नॉट टाइम्स एल स्क्वायर अपॉन 4 पाई माइनस ए वन इज एल स्क्वायर अपॉन 16। व्हाट इज ई एम एच, इट इज ऑफ माइनस डेल्टा फाइव बी अपॉन डेल्टा टी। तो माइनस ऑफ बी नॉट टाइम्स वी नॉट अपॉन टी नॉट इंटू एल स्क्वायर अपॉन 4 पाई माइनस एल स्क्वायर अपॉन 16। माइनस बाहर निकाल दीजिए और इसमें से 16 पाई कॉमन ले लीजिए, तो बी नॉट अपॉन 16 पाई टी नॉट मल्टीप्लाइड बाय एल स्क्वायर भी बाहर ले लेते हैं। देखो यहाँ पे 4 पाई था और मैंने यहाँ पे 16 पाई लिया है, तो 4 बचेगा ऊपर, है ना। और माइनस यहाँ पे कितना बचेगा, 16 ले चुका हूं मैं, पाई और आ जाएगा यहाँ पे, 4 - पाई। देखो वही आंसर है इसका, ठीक।
चलिए अगला सवाल देखिए। A square loop A B C D PQRS है। A square loop PQRS of area 20 centimeters square and resistance 5 ohm is rotated in a magnetic field P equals to 2 Tesla through 180 degrees. पहला in 0.01 second और second in 0.02 second. Question है find magnitude of EMF, induced current and charge in both cases. चलिए EMF 40 नहीं, EMF आ रही है 0.8 और करंट आ रहा है 0.16। देखो पहले केस में समझ लो आप
फ्लक्स फाई वन कितनी हो गई? बी ए कॉस जीरो, है ना? 180 से घुमाया आपने तो फाई टू कितना हुआ? बी ए कॉस 180। तो डेल्टा फाई कितना हुआ? फाई टू माइनस फाई वन। अब से सॉल्व कर सकते हैं। ये कितना हो जाएगा? माइनस बी ए, और ये कितना हो जाएगा? बी ए। तो डेल्टा फाई कितना हुआ? माइनस टू बी ए। ठीक है। और ईएमएफ कितनी हो जाएगी? माइनस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, दैट इज टू बी ए डिवाइडेड बाय डी। ठीक है। अब पहले केस में आपको टी दे रखा है, बी दिया हुआ है, ए दिया हुआ है ना? तो आई क्या हो जाएगा यहाँ पे? ई अपॉन आर। और डेल्टा क्यू क्या आ जाएगा? दिस इज वन अपॉन आर इंटू डेल्टा फाइव। बस ये फॉर्मूला लगा दीजिए इसमें। ठीक है। इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट कर लेना है ना। ये 0.02 सेकेंड। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे मोशनल मूवमेंट, है ना? यानी मैग्नेटिक फील्ड में जब कोई बॉडी मूव कर रही हो तो क्या हो। हाँ जी। तो सेकंड पार्ट में टी को क्या रख देंगे? 0.02, है ना? फर्स्ट पार्ट में 0.01। तो हमने तीनों ही केसेस देख लिए, है ना? जिसमें मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, दूसरे में एरिया चेंज हो रहा था, इसमें एंगल चेंज हो रहा है।